आज की मूवी रेवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और कैसे कुछ बुरे लोग पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। इस मूवी में क्या क्या अजीबोगरीब चीजें होती हैं, उन्हें जानने के लिए फिल्म एंड तक देखें। फिल्म की शुरुआत में अमेरिका का शिकागो शहर दिखाया जाता है, जहां पूरा शहर इलेक्ट्रिसिटी से जगमगाया हुआ था। फिर हमें चार्ली नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो मजे से टीवी पर कार्टून देख रही थी। वहीं उसका छोटा भाई डैनी अपने आईपैड में गेम खेल रहा था और उन दोनों की माँ रेचल फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी उन बच्चों का पिता बेन घबराता हुआ घर आता है। वो अपनी बीवी को कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। रेचल समझ जाती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अगले सीन में हमें माइल्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वो अपने दोस्त के साथ हाईवे पर कार चला रहा था। ये माइल्स बेन का भाई है। बेन अपने भाई को कॉल करके कहता है सब कुछ बंद होने वाला है और कभी भी दोबारा ऑन नहीं होगा। माइल्स अपने भाई को कहता है कि आप कहना क्या चाहते हो, मगर अगले ही पल उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और देखते ही देखते सारी दुनिया की लाइट कमजोर पड़ने लगती है। तभी बेन अपना लैपटॉप चेक करता है, जिसमें कुछ फाइल्स डाउनलोड हो रही थी और 100% होते ही बेन पेन ड्राइव निकाल लेता है। बेन उस पेन ड्राइव को एक मेटल से बने लॉक में डाल देता है। इधर हाईवे पे हम देखते हैं कि माइल्स और उसका दोस्त अपनी कार से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि बाकी लोगों की कार्स भी बंद हो चुकी हैं और उनकी हेडलाइट्स भी धीरे धीरे बंद हो चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर उड़ रहे हवाई जहाज भी एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं और जहां एरोप्लेन्स गिरते हैं वहां धमाका होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अब पूरी पृथ्वी की लाइट्स खत्म हो चुकी थी। लाइट्स जाने के 15 साल बाद हर तरह की इलेक्ट्रिक चीज बंद हो चुकी थी। कार के इंजन्स, हवाई जहाज, बल्कि छोटे से छोटा इंस्ट्रूमेंट भी अब किसी काम का नहीं रहा। और ये इस तरह की आफत थी कि इसमें कई लोगों की जान गई, क्योंकि बिना फैक्ट्रीज के दवाइयां नहीं बन पाई, ऑपरेशंस नहीं हो पाए। इसलिए सभी लोग सरकार के तो खिलाफ हो गए और छोटे मोटे मिलिट्री ग्रुप्स तैयार हो गए, जिनकी वजह से अमेरिका 6 टुकड़ों में बट गया। द मोनोरोए रिपब्लिक, द जॉर्जिया फेडरेशन, प्लेन्स नेशन, टेक्सास, कैलिफोर्निया और वेस्टलैंड। शहरों में आतंक बढ़ जाने के बाद काफी लोग शहरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। बेन और उसकी फैमिली भी इन्हीं ग्रुप्स के साथ थी। ये लोग अब मोनरोए रिपब्लिक में एक बहुत ही पीसफुल जगह पर रहते हैं, जहां उन्हीं के जैसे और भी बहुत से लोग थे। हमें पता चलता है कि बेन की वाइफ रेचल कुछ साल पहले गुजर गई और अब उसकी एक ब्रिटिश गर्लफ्रेंड है, डॉक्टर मैगी। बेन के बच्चे डैनी और चार्ली भी अब बड़े हो चुके थे, मगर डैनी को अस्थमा की बीमारी थी, जिस वजह से उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। एक दिन चार्ली अपने भाई के साथ जंगल में थी, जहां उसे एक वैन दिखती है। ये दोनों उस वैन के अंदर चले जाते हैं और उन्हें एक छोटा सा फ्रिज मिलता है। उसे याद आता है कि किस तरह उसके पेरेंट्स ने लाइट जाने के बाद उसे पिघली हुई आइसक्रीम खिलाई थी। कुछ दिन बाद चार्ली जंगल में फिर किसी काम से जाती है और उसके पीछे से मोनरोए रिपब्लिक की मिलिट्री फोर्स वहां पर आती है। मोनरोए रिपब्लिक के सभी लोगों के हाथ पर एक तरह का सिंबल होता है और उन सभी को कहा जाता है कि आप लोगों को टैक्स के रूप में अपनी खेती का कुछ पार्ट देना होगा। लेकिन बेन जानता था वो यहाँ सिर्फ टैक्स लेने नहीं आए हैं, उसे पता था कि यहाँ कुछ होने वाला है। इसलिए वो अपने दोस्त एरोन को वो पेन ड्राइव वाला लॉकेट दे देता है। वो एरोन को कहता है कि कुछ भी हो जाए इसे बिल्कुल सेफ रखना। मिलिट्री ग्रुप का कैप्टन टॉम बेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। साथ ही वो बेन के भाई माइल्स के बारे में पूछता है। बेन कहता है मैं अपने भाई से पिछले 15 सालों से नहीं मिला। टॉम उसको अपने साथ लेकर जाने ही वाला था कि तभी डैन उस पर अपनी क्रॉसबो से निशाना लगाते हुए कहता है मेरे पिता को छोड़ दो। बेन डैनी को शांत करने की कोशिश करता है, पर तभी टॉम बेन को शूट कर देता है और इसी चीज पर अपना आपा खोकर डैन टॉम के एक आदमी को शूट कर देता है, जिसके बाद पूरा गांव मिलिट्री वालों पर अटैक कर देता है। लेकिन आखिर में उन्हें हार माननी पड़ती है। टॉम डैनी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है। कुछ ही देर बाद जब चार्ली जंगल से वापस आती है, देखती है कि उसके पिता खून से लथपथ जमीन पर पड़े अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। बेन चार्ली को कहता है कि वो लोग डैन को किडनैप करके अपने साथ ले गए हैं और उसे बचाने के लिए तुम्हें माइल्स की जरूरत पड़ेगी और वो तुम्हें शिकागो में मिलेगा। और फिर बेन चार्ली के हाथों में ही दम तोड़ देता है। चार्ली माइल्स को ढूंढने के लिए शिकागो जाने की तैयारी करती है। वो अकेले ही जाने लगती है, मगर मैगी और एरोन उसे ज्वाइन करने का फैसला करते हैं। फिर वो तीनों खतरनाक रास्ते से होकर गुजरते हैं। अगली सुबह चार्ली एक वाटरफॉल में पानी पीने जाती है। वहां उसे एक आदमी दिखता है जिसका नाम था नेट। चार्ली पहले तो घबरा जाती है, मगर नेट उससे सिर्फ उसका नाम पूछता है
और फिर उसे जाने देता है। उसके बाद चार्ली और उसके दोनों साथी एक टूटे प्लेन में रात गुजारने का फैसला करते हैं और तब उन्हें पता चलता है ये प्लेन तो कुछ गुंडों का ठिकाना है। वो गुंडे उन तीनों को चाकू से डराते हैं और उनमें से एक चार्ली को अपने साथ ले जाता है। मैगी चालाकी से गुंडों को विस्की में जहर मिलाकर पिला देती है, जिसकी वजह से दो तो मारे जाते हैं, मगर बचा हुआ एक चार्ली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी नेट वहां सही समय पर आकर उस गुंडे को मार देता है। अगली सुबह नेट चार्ली की टीम को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वो खुद भी शिकागो ही जा रहा था। मैगी को नेट पर शक होता है, इसलिए वो चार्ली को वार्निंग देती है। वो कहती है तुम्हें किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, मगर चार्ली उसकी बात को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टॉम और उसकी आर्मी रेस्ट कर रही थी और उसी दौरान डैनी किसी तरह से खुद को आजाद करके पूरी रात चलकर उन लोगों से बहुत दूर आ जाता है, मगर एक घर के सामने आकर उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसकी नींद खुलती है, वो देखता है कि उसके सामने एक औरत ने राइफल तान रखी है। वो अपना नाम ग्रेस बताती है और डैनी से उसके बारे में पूछती है। डैनी उसे अपनी पूरी बात बता देता है, जिसके बाद ग्रेस अपनी राइफल नीचे कर लेती है और उसे इनहेलर देते हुए कहती है कि ये मेरे बेटे का था जो कि अब मर चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ली का ग्रुप शिकागो पहुंच चुका था, जहां सारी बिल्डिंग्स वगैरह पर वेजिटेशन आ चुकी थी और महंगी महंगी गाड़ियां घोड़ा गाड़ी बन चुकी थी। बेन की बताई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चार्ली एक होटल में जाती है और बारटेंडर से माइल्स के बारे में पूछती है, मगर जब वो आदमी कहता है कि मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना, तो चार्ली उसे कहती है कि मेरे पिता की डेथ हो चुकी है। बारटेंडर कहता है मैं ही माइल्स हूँ और मैंने किसी वजह से अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है। कुछ देर बाद माइल्स चार्ली को अकेले में ले जाता है, जहाँ चार्ली माइल्स को बताती है कि मिलिट्री ने उसके फादर को मार दिया है और डैनी को किडनैप कर लिया है। वो माइल्स से पूछती है ये मिलिट्री वाले हमारी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं, जिस पर माइल्स कहता है कि बेन को ब्लैकआउट के बारे में जरूर कुछ पता था। वो कहता है कि मोनरॉय रिपब्लिक का जनरल मोनरॉय एक बहुत ही क्रूर डिक्टेटर है जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे वेपन्स, टैंक्स, फाइटर प्लेन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स चाहिए। और क्योंकि सिर्फ बेन को ही पता था कि ब्लैकआउट क्यों हुआ है, इसलिए मोनरॉय को लगता है कि वो ही उसे रिवर्स कर सकता है। ये सब सुन के चार्ली अपने भाई डैनी के लिए और ज्यादा परेशान हो जाती है और माइल्स से हेल्प मांगती है, मगर माइल्स साफ मना कर देता है। वो कहता है ये मिशन बहुत खतरनाक है और इसके लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं है। ये सब सुनकर चार्ली परेशान हो जाती है और रोते हुए अपने ग्रुप के साथ निकलने ही वाली थी कि तभी चार्ली को उदास देखकर नेट माइल्स को समझाने की कोशिश करता है, मगर तभी माइल्स नेट की रियल आइडेंटिटी उसके ग्रुप मेंबर्स को दिखा देता है, जिससे पता चलता है कि नेट भी मोरॉय मिलिट्री का ही आदमी है और वो चार्ली को सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहा था ताकि वो माइल्स तक पहुंच सके। हर कोई ये जानकर हैरान हो जाता है और नेट वहां से भाग जाता है। माइल्स की लोकेशन अब सभी को पता चल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ से जाने से मना करता है। वो कहता है अगर मुझे पूरी मिलिट्री से लड़ना पड़े तो मैं अकेले लड़ लूंगा। चार्ली और उसका ग्रुप कहता है कि वो उसकी हेल्प करेंगे, मगर माइल्स उन पर चिल्लाकर उन्हें वहां से भगा देता है। कुछ ही देर में मिलिट्री की एक बहुत बड़ी आर्मी वहां पहुंचती है। इतने सारे लोग एक साथ माइल्स पर अटैक करते हैं, लेकिन माइल्स अपनी तलवारबाजी से सबका बड़ी ही आसानी से मुकाबला कर लेता है। चार्ली और उसका ग्रुप भी वापस आ जाता है और मिलिट्री से लड़ने में माइल्स की मदद करते हैं। एक जगह जाकर चार्ली फंस जाती है और एक आदमी उसे मारने ही वाला था कि अचानक नेट वहां आकर उस आदमी को मारकर वहां से भाग जाता है। आखिरकार माइल्स मिलिट्री के कैप्टन को भी मार डालता है और यहीं पर लड़ाई खत्म हो जाती है। इसके बाद वो चार्ली की मदद करने के लिए भी मान जाता है और डैनी को ढूंढने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि माइल्स को ब्लैकआउट वाली नाइट का एक फ्लैशबैक आता है, जब वो अपने दोस्त के साथ था और पूरी दुनिया अंधकार में चली गई थी। वो दोनों मरीन कॉरपोरेशन के बेस पर आते हैं, जहाँ पता चलता है कि वो दोनों मरीन्स हैं, यानी कि नेवी के सोल्जर्स। माइल्स के दोस्त के हाथ पर एक टैटू होता है जिस पर एम लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि माइल्स का ये दोस्त और कोई नहीं बल्कि मोनरॉय रिपब्लिक का लीडर सेबेस्टियन मोनरॉय है। इधर प्रेजेंट टाइम में टॉम और उसके आदमी डैनी के पैरों के निशान का पीछा करते हुए ग्रेस के घर पहुंच जाते हैं। पहले तो ग्रेस मना करती है कि उसे डैनी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब टॉम उसे डराता है और कहता है अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा, डर के मारे वो सब कुछ बता देती है और इसी तरह डैनी को फिर से पकड़ लिया जाता है। उनके जाने के बाद ग्रेस अपने बेसमेंट में आती है और एक वैसा ही लॉकेट निकालती है जैसा बेन के पास था। जब वो उसका बटन प्रेस करती है तो हैरान कर देने वाली बात है कि वहां पे रखा एक लाइट बल्ब जलने लगता है। ग्रेस उस यूएसबी को खुद के बनाए कंप्यूटर में लगाती है और किसी को चैट करते हुए बताती है कि मिलिट्री को उसके बारे में नहीं पता चला। दूसरी तरफ हम देखते
देखते हैं कि माइल्स अपने ग्रुप को लीड करते हुए अपनी एक पुरानी साथी नोरा की तलाश में निकल पड़ता है, जो कि एक्सप्लोजन्स बनाने में माहिर है। माइल्स चार्ली को बताता है कि अगर उन्हें डैनी को बचाना है तो उन्हें नोरा जैसी एक फाइटर की जरूरत जरूर पड़ेगी। वो लोग एक पब में जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग माइल्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन माइल्स को कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं है। वो उनको हराकर उनसे नोरा के बारे में पूछता है। यहाँ उसे पता चलता है कि नोरा को मिलिट्री के लोगों ने पकड़ लिया है और उसे एक गुलाम की तरह काम करवा रहे हैं। रात को माइल्स डिसाइड करता है कि वो नोरा को छुड़ाने अकेला ही जाएगा, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है। वो सभी को अगले 2 हफ्ते बाद लोवल में मिलने के लिए कहता है। अगली सुबह मैगी और एरोन जब उठते हैं वो देखते हैं कि चार्ली भी वहाँ से जा चुकी है। इस बात से मैगी बहुत गुस्सा हो जाती है और इसके बाद एरोन मैगी को वो पेन ड्राइव दिखाता है जो बेन ने इसे दिया था और कहता है कि बेन ने उसे ग्रैंड पार्क में ग्रेस नाम की किसी औरत से मिलने के लिए कहा था। इसलिए अब ये दोनों ग्रेस की तलाश में निकल पड़ते हैं और दोनों चलते चलते बात करते हैं कि शायद ग्रेस दोबारा से अर्थ पर लाइट ला सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेजर टॉम अपनी आर्मी के साथ वापस बेस की तरफ जा रहा था, मगर जब उसे एक गोली चलने की आवाज आती है वो अपना रास्ता चेंज करके आवाज के पीछे चलने लगता है और फिर एक छोटे से घर पर पहुंचता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मोनरोय रिपब्लिक में सिविलियंस खुद की गन्स नहीं रख सकते, इसलिए आम लोग क्रॉसबोज और चाकू तलवार जैसे हथियारों का यूज करते हैं। टॉम उस आदमी को धमकाकर कहता है अपने हथियार मुझे दे दो। ये आदमी जानता था कि गन देने के बाद भी ये लोग इसे मार देंगे, इसलिए वो टॉम के एक आदमी को मार गिराता है और अगले ही पल टॉम भी उसे शूट कर देता है, जिसे देखकर डैनी डर जाता है। बेस पर हम जनरल मोनरोय को देखते हैं, जो इस सारी क्रूरता की इकलौती वजह है, जो चाहता है कि बस पूरी दुनिया में इसी की चले। मोनरो एक सिविलियन से हथियारों की कमी के बारे में पूछता है, मगर उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मोनरोय उस आदमी को जान से मार देता है। इसके बाद वो अंदर जाकर अपनी ही एक वर्कर से मिलता है, जो कि और कोई नहीं बेन की बीवी रेचल है, जो कि हमें लगा था कि मर चुकी है। रेचल को जब पता चलता है कि बेन मर चुका है उसे बड़ा दुख होता है। इधर चार्ली पूरे दिन जंगल में ट्रैवल करके आखिरकार माइल्स के पास फिर से पहुंच जाती है। माइल्स उस पर गुस्सा करता है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मगर चार्ली कहती है मैं ऐसे आपको अकेले नहीं जाने दे सकती थी। अगले ही पल उन्हें कुछ आवाज आती है और वो दोनों छुप जाते हैं और उनके पास बहुत सारे स्लेव्स पहुंच जाते हैं, जो कि एक हेलीकॉप्टर को खींचकर कहीं ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि मोनरोय को पूरा यकीन है कि एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और इसीलिए वो दुनिया को सबक सिखाने के लिए पहले से ही तैयारी कर रहा है। इन सब स्लेव्स में नोरा भी थी, लेकिन इतने सारे गार्ड्स के होते हुए उसे बचा पाना बहुत मुश्किल था और एक गार्ड के पास तो राइफल तक। माइल्स कहता है यार कुछ तो करना पड़ेगा। वो दोनों रात होने का इंतजार करते हैं, फिर एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके गार्ड्स को दूसरी तरफ भेजते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर माइल्स नोरा को आजाद कर देता है। मगर नोरा कहती है मैं तो अपनी मर्जी से स्लेव बनी हूँ ताकि मैं एक गार्ड की स्नाइपर चुरा सकूं। आज के टाइम में स्नाइपर एक बहुत ही धांसू वेपन है। माइल्स नोरा को कहता है मुझे डैनी को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। नोरा कहती है ठीक है मैं मदद करूंगी, पर इसके बदले में तुम्हें स्नाइपर चुराने में मेरी हेल्प करनी होगी। माइक के पास अब उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो तीनों अब एक नया प्लान बनाते हैं। नोरा गन पाउडर की हेल्प से एक हथियार बनाती है जिससे वो स्नाइपर वाले गार्ड को मार सके, लेकिन ये हथियार सिर्फ कुछ ही मीटर की दूरी से चल सकता था, इसलिए किसी को बिल्कुल पास जाकर उसे शूट करना होगा और ये काम चार्ली को दिया जाता है। माइल्स कहता है तुम बस किसी भी तरह से उस गार्ड को मार दो, बाकी के गार्ड्स को समय आने पर मैं खुद हैंडल कर लूंगा। चार्ली उस हथियार को अपनी स्लीव्स में छुपा लेती है। चार्ली एक भूली भटकी मुसाफिर होने के बहाने गार्ड्स के सामने जाती है और मौका देखकर स्नाइपर वाले गार्ड को शूट कर देती है। इससे पहले कि दूसरे गार्ड्स कुछ कर पाते, माइल्स और नोरा उनको ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद सारे स्लेव्स भी आजाद हो जाते हैं। नोरा बताती है कि मैंने ये स्नाइपर रेबल्स के लिए चुराई है। ये वो लोग हैं जो मिलिट्री को इस देश से खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब ग्रेस अपने कंप्यूटर पर टाइप कर रही थी तभी कोई उससे मिलने आता है। इस आदमी के पास भी वैसा ही लॉकेट था जैसा ग्रेस के पास था और उससे एक लेजर स्टिक को एनर्जी मिल रही थी। इधर माइल्स नोरा को मनाने की कोशिश करता है कि रेबेलियंस के ग्रुप को छोड़ दो, लेकिन नोरा मना कर देती है और हमें पता चलता है कि माइल्स और नोरा कभी कपल्स हुआ करते थे और ब्लैकआउट के बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था।
अगले सीन में ये लोग रेबल्स के बेस पर पहुंच जाते हैं और इस ग्रुप का लीडर था एक चर्च का पादरी। वो बहुत ही खुश होता है ये देखकर कि नोरा स्नाइपर ले आई, मगर वो नोरा को ये भी बताता है कि आर्मी ने हम पर अटैक किया जिसकी वजह से हमारे काफी लोग घायल हैं। फिर वो तीनों अंदर जाके घायल लोगों की हालत देखते हैं। ये पादरी ये भी बताता है कि हमारा एक आदमी तो गायब है। माइल्स इन सभी को ये जगह खाली करने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि मिलिट्री वाले इनके आदमी से पूछताछ करके इनके बेस तक पहुंच जाएंगे। नोरा कहती है कि इन घायल लोगों की मुझे थोड़ी मदद करने दो और फिर हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। मगर अगले ही पल मिलिट्री के लोग उनके बेस पर अटैक कर देते हैं जिनका लीडर था कैप्टन एडम। माइल्स एक शूटर को छत पर जाकर स्नाइपर सेट करने के लिए कहता है ताकि इन लोगों को थोड़ा टाइम मिल सके, और ये प्लान कामयाब भी होता है क्योंकि स्नाइपर छुपकर मिलिट्री के काफी सारे सोल्जर्स को जान से मार देता है। दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रहती है और रात हो जाती है। बेस के अंदर माइल्स ग्रुप के साथ मिलकर एक टनल बनाने की कोशिश करता है ताकि वो लोग यहाँ से निकल सके, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है जब अचानक खोदते हुए दीवार ही गिर जाती है। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनका स्नाइपर भी मारा जा चुका है और बिना वक्त गवाए मिलिट्री वाले बेस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन माइल्स अपनी तलवारें निकालकर उन सोल्जर्स का मुकाबला करने की कोशिश करता है और कई सारे सोल्जर्स को मारने के बाद वो एडम को बंदी बना लेता है और सोचता है कि इसी के जरिए यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि एडम माइल्स को जानता था। जब चार्ली पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, तब एडम उसे बताता है कि माइल्स कभी जनरल मोनरोए का राइट हैंड हुआ करता था, और तो और माइल्स ही वो इंसान है जिसने सारी मिलिट्री को ट्रेनिंग दी है। माइल्स उसकी सारी बातों को इग्नोर करता है और कैसे भी करके बाहर जाने के प्लान के बारे में सोचता है। माइल्स एडम के सामने एक डील रखता है कि मैं मोनरोए के सामने सरेंडर कर दूंगा, मगर तुम्हें बाकी लोगों को बिना किसी नुकसान के छोड़ना होगा। एडम कहता है मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, और अगले सीन में माइल्स को मिलिट्री वाले साथ ले जाते हैं। अगले सीन में हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ब्लैकआउट के 2 हफ्ते बाद का दिन दिखाया जाता है, जहां माइल्स शिकागो से निकलकर अपने भाई की तलाश कर रहा था और उसका बेस्ट फ्रेंड मोनरोए उसी के साथ था। जब इन दोनों को रास्ते में एक आदमी दिखता है जो दूसरे आदमी को मार रहा था। माइल्स उस गुंडे को शूट कर देता है और जिस आदमी को माइल्स ने अभी बचाया है वो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन एडम ही है, और सिर्फ इसी वजह से एडम माइल्स की इतनी रिस्पेक्ट करता है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि माइल्स को बेस की तरफ ले जाया जा रहा था, मगर जब वो ब्रिज से गुजर रहे थे तभी एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि नोरा और चार्ली माइल्स को बचाने आए हैं और उसे बचाकर एक और धमाका कर देते हैं ताकि मिलिट्री वाले उनका पीछा ना कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैगी और एरोन जो ग्रेस को ढूंढने निकले थे वो दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं, मगर ग्रेस घर पर थी ही नहीं। एरोन पहले गूगल में काम करा करता था और उसे कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है। वो बेसमेंट में जाता है और ग्रेस का कंप्यूटर देखकर समझ जाता है कि कुछ समय पहले ये कंप्यूटर चल रहा था और इसका मतलब है कि इस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी है। वो दोनों कंप्यूटर को बहुत देर तक चेक करते हैं मगर इन्हें कोई क्लू नहीं मिलता और इसी वजह से एरोन बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। तभी अचानक उसका लॉकेट चमकने लगता है और पास रखे हेडफोन्स में एक गाना बजने लगता है और अगले ही पल मैगी का फोन भी ऑन हो जाता है जिसमें वो अपने बच्चों की फोटो देख पाती है। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो नोटिफिकेशंस को ऑन करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।